फिजिक्स क्वीन। बच्चों, आपका कल आरबीएससी मैथमेटिक्स का पेपर होने जा रहा है। होपफुली आपने कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। जो आपने पढ़ा है उस पर अच्छे से विश्वास रखिए। क्वेश्चंस वहीं से जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। स्टिल चैप्टर नंबर 12 में काफ़ी बच्चों को डाउट है। चैप्टर नंबर 12 से हमारा एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ से 12.1 आपको मैंने ऑलरेडी बोला था कि 12.1 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। 12.1 से ही मेनली क्वेश्चन आने वाला है। स्टिल मैं आपको इस वीडियो में, ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप यदि ये अच्छे से देख लेते हैं तो आराम से इस वीडियो की हेल्प से आप ये क्वेश्चन एग्जाम में इजीली कर सकते हैं। बच्चों, 12 जो हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, इसमें हमारे पास दो एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2। मैंने आपको क्लास में जो शॉर्ट नोट्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बोला था कि जब भी हमारा ग्रेटर देन साइन होता है, राइट, ग्रेटर देन का साइन होता है, तो इसका मतलब हमें जो है वो लाइन के अबोव वाला एरिया कंसिडर करना होता है। और जब भी हमारे पास लेस देन का साइन होता है, इट मीन्स हमें जो एरिया लेना होता है उस लाइन के बिलो वाला एरिया लेना होता है, राइट। जो लाइन के बिलो का एरिया होता है वो लेना होता है। बट ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब y का जो कॉफिशिएंट है, यानी y का जो गुणांक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। और ठीक ऐसे ही यदि y का गुणांक नेगेटिव हो जाए, राइट, y का गुणांक नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब जो ग्रेटर देन साइन है, हमारी जो इनइक्वालिटी या जो असमीका है, उसमें ग्रेटर देन साइन का मतलब हो जाएगा बिलो वाला रीजन हमें कंसिडर करना होता है, राइट। ठीक ऐसे ही हमें लेस देन का मतलब होता है कि हमें अबोव का साइन जो है वो कंसिडर करना होगा, राइट। इसके पीछे का लॉजिक अब हम लोग नहीं देख रहे हैं, जस्ट आप डायरेक्ट ये पॉइंट ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आराम से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा, राइट। तो इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे लेट से हमारा एक्सरसाइज जो है उसका कोई सा भी आप क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं। लाइक आपका ये हमारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज का सपोज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेते हैं, राइट। या ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें y का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। तो आप जो है वो क्वेश्चन, चलिए यही कर लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ही कर लेते हैं, या थर्ड कर लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये थर्ड है, उसमें आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपको ये दे रखा है कि एक आपको z दिया होता है, राइट। एक हमारा z गिवन होगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन आपको जैसे भी गिवन है, आपको सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा z होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। हमारा z यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, z हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे मैं 3 कर रहा हूँ, तो थर्ड में हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x और प्लस 3y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। फिर हमें डिफाइन करना होता है कंस्टेंट। क्वेश्चन में लिखे हुए नहीं होते, बट आपको ये चीज़ लिखनी होगी जब आप सॉल्यूशन बनाएं, तो कंस्टेंट ज़रूर लिखिए। तो इसमें कंस्टेंट क्या होती है, जो ये लेस वाले और ग्रेटर वाले जो साइंस होते हैं, इसको हमें कंस्टेंट जो है वो कंसिडर करना है। तो यहाँ फर्स्ट कंस्टेंट आपका हो गया 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, और दूसरा कंस्टेंट आपका 5x प्लस 2y और लेस देन इक्वल्स टू 10, और तीसरा कंस्टेंट आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और चौथा कंस्टेंट है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बच्चों, अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ये कंस्टेंट डिफाइन कर दें, तो इन कंस्टेंट्स में ये तो हमारा फर्स्ट वाला कंस्टेंट हो गया, ये हमारा सेकंड वाला कंस्टेंट हो गया, और इनको हमें कंबाइंडली थर्ड कंस्टेंट बोलना है, राइट। इस थर्ड वाले कंस्टेंट का मतलब है, बेसिकली इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। आपको जो भी एरिया सेलेक्ट करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। ये इस थर्ड वाले कंस्टेंट का मतलब होता है। जब भी ऐसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपको दिए हुए होंगे, उसका जस्ट इतना सा मतलब होता है कि आपको जो एरिया सेलेक्ट करना है वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होना चाहिए, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड जो हमारा स्टेप है उस पर। सेकेंड स्टेप में बच्चों आपको क्या करना होता है कि जो डिफरेंट आपको ऊपर कंस्टेंट्स मिले हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होते हैं। मतलब आपका जो फर्स्ट वाला कंस्टेंट था वो था 3x प्लस और आपका 5y, राइट, इज इक्वल्स टू 15। मैंने यहाँ इक्वल्स लगा दिया। और जो मेरा सेकंड कंस्टेंट था वो था 5x और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब बच्चों आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। जितनी इक्वेशन है उन सभी को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अपने क्वेश्चन में दो ही इक्वेशन थी, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है कि इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दीजिए, तो आपको जो नई इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 30, राइट। और यहाँ पे हो गया 15x और प्लस 10y इज इक्वल्स टू 50, राइट। दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 9x हो गया इज इक्वल्स टू
यहाँ पे आपका 20 हो गया। इट मीन्स x जो है वो आपका 20/9 हो जाएगा। जब x 20/9 हो गया तो y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर लूँ तो 20/3 हो गया और प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, राइट। तो 5y आपका जो है वो हो गया 15 माइनस 20/3, तो ये बन जाएगा आपका 25/3, राइट। सो कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5/3, राइट। ये y का वैल्यू हो गया और ये हमारा x का वैल्यू था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इस दोनों लाइंस के लिए हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट हो गए कितने 20/9, 5/3, है ना। ऐसे यदि और ज़्यादा लाइंस हो तो और ज़्यादा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे यहाँ 2 ही लाइन थी तो 2 के लिए मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, राइट। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा एक ग्राफ ड्रॉ करना, राइट। जैसे यहाँ पे हमारा ये एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। अब लेट से मैं यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हमारा ओरिजिन होगा ही। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका मतलब थर्ड वाले कंस्टेंट का मतलब है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, राइट। अब आपको 2 लाइंस गिवन है, दोनों लाइंस को आपको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करेंगे दोनों लाइंस को कि फर्स्ट लाइन है आपका 3x + y, 3x + 5y इज इक्वल्स टू 15, है ना। जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो ये है 3x + 5y इज इक्वल्स टू 15। आप क्या करेंगे कि यहाँ 15 से डिवाइड कर दो इसको पूरी इक्वेशन को, तो x/5 हो गया और प्लस y/3 हो गया इज इक्वल्स टू 1। तो x कोऑर्डिनेट 5 हो गया, y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। मतलब आप यदि इस लाइन को बनाएं तो इस लाइन को आप इस तरीके से बना सकते हैं कि x का वैल्यू तो 5 होगा, तो यहाँ लेट से 5 ले लेते हैं और y का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया y एक्सिस पर। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको ये लाइन मिलती है, राइट। ये आपकी वो लाइन हो जाएगी जिसके बारे में हम लोग जो बता रहे हैं वो हमारी फर्स्ट लाइन होगी, राइट। अब हमारी फर्स्ट जो लाइन होगी उस केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन की हेल्प से आपको क्या करना है। अब ये थोड़ा सा इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, राइट। ये हमारी फर्स्ट लाइन है। अब हम सेकंड लाइन की बात करें तो ठीक ऐसे ही आप सेकंड लाइन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सेकंड लाइन कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, सेकंड लाइन की जो हमारी पास इक्वेशन थी बच्चों वो थी 5x + 2y इज इक्वल्स टू 10। आप 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो x/2 और प्लस y/5 इज इक्वल्स टू 1 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट 5 हो गया, इसका मतलब आपको एक नई लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसमें x एक्सिस पे आपको 2 डिस्टेंस चलना है, तो ये x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस हो गया और y एक्सिस पे इस बार ज़्यादा चलना है, 5 यूनिट्स का डिस्टेंस चलना है। और जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ, जोड़ दूँ, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन मेरे को मिलेगी। ये मुझे लाइन मिल गई, राइट। ये मुझे जो है वो लाइन मिल गई। तो अब इस लाइन को थोड़ा सा हम अच्छे से कनेक्ट कर दें, मतलब आपको मेरा कहने का मतलब है आपको स्केल का यूज़ ज़रूर करना है एग्ज़ाम में, ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट से यहाँ पास करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारी ये लाइन, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, मैं इस पर इतना फोकस इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, राइट। अब यहाँ पे ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। अब जो आपको जैसे ही आप ग्राफ बना लेते हैं उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपके जो क्वेश्चन में ये जो हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था इसमें जो कंस्टेंट है इसमें y के कोफिशिएंट क्या है, तो इधर y का कोफिशिएंट प्लस का है और इसमें भी y का कोफिशिएंट प्लस का है। इसका मतलब लेस का मतलब हो जाएगा बिलो वाला रीजन। यदि यही कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो लेस का मतलब फिर होता अबोव वाला, राइट। बट यहाँ पे हमारा जो है वो बिलो वाला रीजन होगा, तो दोनों ही लाइंस के बिलो वाला एरिया हमें कंसिडर करना है, राइट। तो दोनों ही लाइंस के बिलो वाला एरिया यदि हम लोग कंसिडर करें तो फर्स्ट वाली लाइन के लिए बिलो वाला रीजन ये हो गया, राइट। और सेकंड वाली लाइन के लिए भी बिलो वाला रीजन हमें सेलेक्ट करना है, तो सेकंड लाइन के बिलो वाला रीजन यही होगा। अब आप खुद देख लीजिए कि ऐसा एरिया जहाँ दोनों टाइप की जो है वो शेड आ रहे हैं वो कौन सा होगा, क्लियरली वो आपका रीज़न हो जाएगा ये वाला। ये आपका दोनों टाइप का शेड जो है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये आपका जो है वो इस टाइप से ये रीज़न हो जाएगा जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन होगा, है ना। ये वाला जो रीज़न होगा इसमें ही हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। आपको ऐसे एग्ज़ाम में भी जो है वो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल इसको शेड करना है, ऐसे शेड करना है, तो ये आपका जो है वो रीज़न कौन सा हो जाएगा जिसमें हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
अब इसके आपको जो है कॉर्नर पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट सारे आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में मेंशन भी करने हैं ग्राफ पे। ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम पॉइंट ए से बता रहे हैं, ये पॉइंट यही वाला है। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे पहला जो कोऑर्डिनेट था वो हमारा कितना था, हमने जब निकाला था लाइन की हेल्प से, तो यहाँ फर्स्ट जो लाइन थी उसमें हमने किया था ना, यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन थी उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 5 पे था और वाई कोऑर्डिनेट 3 पे था। तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 पे था, तो यहाँ पे ये हमारा 5 वाला कोऑर्डिनेट हुआ, 5,0 इस ग्राफ पे मेंशन करिए इसको। और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन पे कौन सा था, 0,3। ठीक ऐसे ही सेकंड जो हमारी रेड वाली लाइन थी उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 2 पे था, तो यहाँ पे 2,0 हो गया, राइट। और 0,5 ये पॉइंट हमारा रेड वाला दूसरा पॉइंट होगा, राइट। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो कुछ इस टाइप से होंगे, एक तो 0,0 और एक 2,0, एक पॉइंट ए होगा और एक 0,3 होगा। उसके बाद में बच्चों आपको जो नेक्स्ट स्टेप में उसमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें आपको z का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो आपको लिखना पड़ता है पहले यहाँ पे कि यहाँ पे हम लेने वाले हैं कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, कॉर्नर पॉइंट्स। और ठीक इसके सामने हम z की डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। z हमारा है 5x + 3y। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो आपको यहाँ ऊपर इस ग्राफ में ये जो शेड आपने किया है ना, ये वाला एरिया, इस शेड के जितने भी पॉइंट्स है इधर लास्ट वाले ये पॉइंट्स, इनको आपको इस टेबल में लिखना है। तो पहला पॉइंट तो 0,0 हो गया, दूसरा 2,0 हो गया, तो यहाँ पे 0,0 फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट आपका 2,0 हो गया, थर्ड पॉइंट खुद ए हो गया। और ए के कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किए थे 20/9 और 5/3, तो 20/9 और 5/3। और लास्ट हमारा जो कॉर्नर पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3। तो हम लोग लास्ट पॉइंट 0,3 यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, राइट। अब इन सभी के लिए z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट में z x और y दोनों 0 हैं, 0 मिलेगा। सेकंड वाले में z का वैल्यू 10 मिलेगा। थर्ड वाले में जो z का वैल्यू है वो कितना मिलेगा, 100/9 और +5 हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 145/9 हो जाएगा। लास्ट z के लिए वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 मिलेगा। अब बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो इन सभी वैल्यूज़ में ये 0 है तो सबसे कम है, ये 10 है, ये 9 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट। ये वाला वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो आपको इसको बॉक्स में बंद करके और यहाँ लिखना है कि हमारा ये z जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, राइट। तो ये इसका क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसीजर। स्टिल एग्जामिनर आपके जो है वो मार्क्स काट सकता है कि आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो उस पर स्केल ज़रूर लिखेंगे। स्केल आपको ज़रूर मेंशन करना है कि जो एक्स एक्सिस पे आपका स्केल क्या है। तो एक्स एक्सिस पे आप जो है वो स्केल, सपोज यहाँ पे मैं 1 यूनिट्स के लिए ले रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस के लिए यदि मैं डिफाइन करूँ तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये मुझे मेंशन करना होगा। वरना एग्जामिनर के पास ये राइट है कि वो ग्राफ के लिए आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट कर सकता है। वाई एक्सिस पे भी ठीक ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, 1 यूनिट जो है मेरा 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक चीज़ और मेंशन करना है इसी ग्राफ पे कि इस ग्राफ का फिजिबल रीज़न क्या है, फिजिबल रीज़न। तो इस ग्राफ का फिजिबल रीज़न क्या होगा, आप देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये 0, इसको आप कुछ भी पॉइंट बी मान लीजिए, और ये पॉइंट ए था, इसको सी पॉइंट मान लीजिए। तो फिजिबल रीज़न हमारा होगा ओ बी ए सी, और फिर वापस आप ओ पे पहुंच गए, तो ये फिजिबल रीजन होगा हमारा, और जो कि हमारा बाउंडेड होगा, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखना है। तो वैसे तो 12.1 से ही क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल कुछ बच्चों को डाउट है कि सर 12.2 से क्वेश्चन यदि आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यदि 12.1 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 12.2 का जो क्वेश्चन है वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए 12.2 का यदि हमें कोई क्वेश्चन पिक करना है तो हम पहले क्वेश्चन पिक करते हैं 12.2 का और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। 12.2 में आपको जो बेसिकली है वो थ्योरी पार्ट दिया होगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन में आपको थ्योरी पार्ट मिलेगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके जो है वो पूरा वहाँ पे आंसर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। सब कुछ मतलब पार्ट तो वही है, बट स्टिल थोड़ा सा जो है उसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। 12.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ थ्योरी गिवन होगी
और उस थ्योरी की हेल्प से आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा पहले, और आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम पूछा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये हमारा 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। आप रेस्पेक्टिव हिंदी मीडियम की बुक को चेक कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन प्रोसीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 2 टाइप के फूड है। पहले फूड का नाम क्यू है और दूसरे फूड का नाम क्यू है, राइट। अब यहाँ पे दोनों ही फूड में कुछ विटामिन्स है। विटामिन के टाइप कौन कौन से वो हम देख लेते हैं कि विटामिन ए है और दूसरे वाले फूड में भी विटामिन होगा और उसका नाम बी होगा। 2 टाइप के विटामिन्स होंगे इन दोनों टाइप के फूड में। क्लियरली क्वेश्चन में लाइन दे रखी है, दोनों में ही विटामिन्स है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पी और क्यू को इस टाइप से मिक्स करना है। कंटेंस ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। दोनों को इस टाइप से मिक्स करना है, मतलब कुछ यूनिट्स पी के लेनी है और कुछ यूनिट्स क्यू के लेनी है। इस टाइप से लेनी है कि विटामिन ए का दोनों के अंदर जो है वो मिनिमम कितना आ जाए, 8 यूनिट्स तो आ ही जाए, है ना। 8 यूनिट्स विटामिन आना ही चाहिए। आप पी का कुछ मात्रा ले रहे हैं, क्यू की कुछ मात्रा ले रहे हैं, और उसमें से आपको ये दे रखा है कि जो दोनों का मिक्सचर बन रहा है तो उसमें 8 यूनिट जो है वो विटामिन ए की होनी चाहिए। साथ साथ में विटामिन ए 11 जो है ना वो यूनिट्स वो किसके होने चाहिए, विटामिन बी के। तो विटामिन बी के सामने हम लिख देते हैं कि ये 11 यूनिट्स होने वाले हैं, राइट। अब फूड पी का जो प्राइस है, फूड पी का जो प्राइस है वो क्या है, 60 रुपये पर किलोग्राम है। मतलब फूड पी का यदि आप 1 किलोग्राम मिक्स करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 60 रुपीज़, और फूड क्यू का यदि आप 1 किलोग्राम परचेस करते हैं तो क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है आपको 80 रुपीज़ पे करने होंगे। फूड पी जो है उसमें है क्या, फूड पी का जब 1 किलोग्राम आप यूनिट परचेज करते हैं तो आपको 3 यूनिट्स जो है वो विटामिन ए के मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ फिलअप कर देता हूँ कि यहाँ पे इसका 1 किलोग्राम पी यूनिट जो टाइप का फूड है उसका 1 किलोग्राम परचेज करते हैं तो उसमें 3 यूनिट्स आपको विटामिन ए के मिल जाएंगे और 5 यूनिट विटामिन बी के मिल जाएंगे। ये बात है फूड पी के लिए। हमें नहीं पता कितना टाइप का फूड हमने मिक्स किया है, हमें कुछ यूनिट्स इसके लेने हैं, कुछ यूनिट्स इसके लेने हैं, हमें इन दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इनके इतने यूनिट्स जो है वो विटामिन के इसके अंदर आने वाले हैं, राइट। क्यू के लिए क्या दे रखा है, क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स, मतलब क्यू में 4 यूनिट्स जो है वो 1 किलोग्राम में उसको विटामिन ए के आते हैं और 2 यूनिट्स पर किलोग्राम इसके आ जाएंगे, राइट। ये आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्म में पहले लिखना होगा। यदि आप ऐसा लिख पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भाई विटामिन ए जो है उसकी कितनी मिनिमम होनी चाहिए थी क्वांटिटी, विटामिन ए जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए था, 8 यूनिट्स होना चाहिए था। ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमें पता है कि जब हम पी टाइप का जो फूड है उसकी एक्स क्वांटिटी लें, सपोज पी टाइप का जो फूड है उसकी हमने कितनी क्वांटिटी ली है, एक्स क्वांटिटी ली है, एक्स किलोग्राम हमने इसका लिया है। और ठीक ऐसे ही क्यू टाइप का जो फूड है सपोज कर लेते हैं उसके हमने वाई किलोग्राम लिए। अब यदि एक्स किलोग्राम और वाई किलोग्राम लिए हैं तो सीधी सी बात है कि आपके पास कितना टोटल विटामिन ए आ जाएगा। जब आपने देखा कि इसके 1 किलोग्राम में विटामिन ए कितना था, इसके 1 किलोग्राम में विटामिन ए था 3 यूनिट्स, और ठीक ऐसे क्यू के 1 किलोग्राम में कितना विटामिन था, 4 किलोग्राम। जब आप इसके एक्स यूनिट्स खरीदोगे तो इसका मतलब कितना टोटल विटामिन आएगा, 3x तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और 4y इधर से मिल जाएगा। बिकॉज आपको दे रखा है ना 3 यूनिट्स 1 किलोग्राम में है, 3 यूनिट्स पर किलोग्राम में है। तो आप कितना किलोग्राम इसका परचेज कर रहे हैं पी का, x किलोग्राम, तो 3x हो गया प्लस 4y हो गया। और आपको मिनिमम कितना चाहिए, 8 यूनिट्स तो होना ही चाहिए, 8 से कम बिल्कुल नहीं चलेगा। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये हमारा फर्स्ट कंस्टेंट हो गया। देखिए ठीक है। ऐसे विटामिन बी की यदि हम बात करें तो विटामिन बी में उसने दे रखा है कि मिनिमम उसके कितनी मात्रा होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो 11 यूनिट्स की होनी चाहिए। किसकी, विटामिन बी की। अब फिर से वही बात, आपने पी का x किलोग्राम परचेस किया है और आपको बताया कि पी में विटामिन बी कितना था, 5 यूनिट्स था 1 किलोग्राम में। तो सीधी सी बात है जब आपने x किलोग्राम परचेस किया तो आपको विटामिन बी का कितना कंटेंट मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि Q का हम y किलोग्राम परचेस करते हैं और हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 2 यूनिट विटामिन बी के हैं तो y किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जितना भी विटामिन बी आता है वो 11 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मिनिमम 11 तो होना ही चाहिए। सो ये मेरा कंस्टेंट नंबर 2 हो गया, राइट। तो आपने पहले कंस्टेंट बनाना पड़ेगा थ्योरी की हेल्प से। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो इसने कॉस्ट दे रखी है स्टार्टिंग में कि कितने कॉस्ट लग रहे हैं।
देखिए कॉस्ट यहाँ पे दे रखी थी ना हमें कि जो है वो 2 टाइप के फूड है और 8 यूनिट्स है और ये विटामिन है, और फिर उसने देखिए यहाँ पे दे रखा है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट, और उसने दे रखा है देखिए यहाँ पे कॉस्ट के रुपए। फूड पी का जो रुपए है वो 60 रुपये पर किलोग्राम है, और फूड पी आपने कितना परचेज़ किया, x किलोग्राम। तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो टोटल कितने रुपए लगेंगे फूड पी के, यदि 1 किलोग्राम आप परचेज़ करते हो तो 60 रुपये लगते हैं, जब आप x परचेज़ करोगे तो 60x हो गया। ठीक ऐसे ही फूड क्यू के यदि आप y किलोग्राम परचेस करते हो और 1 किलोग्राम के प्राइस जो है वो देखिए यहाँ पे 80 रुपये हैं, तो आप y किलोग्राम परचेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80y हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, राइट। आपको क्या करना है, इस कॉस्ट को क्लियरली दे रखा है देखिए मिनिमम करना है, तो मिनिमम करना है तो आपको z मिनिमम जो है वो फाइंड आउट करना है, z मिनिमम फाइंड आउट करना है। अब z मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें पता है। अब हमारा जो 12.1 में हमने मेथड सीखा था वो यहाँ पे काम में आने वाला है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देंगे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 60x प्लस 80y, और आपको z मिनिमम फाइंड आउट करना है। z मिनिमम का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देन आपको क्या करना है, कांस्टेंट देखना है कि कांस्टेंट क्या होंगे, तो कांस्टेंट हमने ऊपर मेंशन कर रखे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे कांस्टेंट है। तो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, राइट। और फिर दूसरा हमारा कांस्टेंट है, इसको 1 दे देते हैं, और सेकंड जो हमारा कांस्टेंट है वो 5x प्लस 2y और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। दिस इज़ माय सेकंड कंस्टेंट, राइट। और हमने जो x और y यहाँ पे किलोग्राम लिए हैं तो ये क्वांटिटी है, और क्वांटिटी जब भी हम लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ये 2 कंस्टेंट तो ऑटोमेटिकली हमेशा ही आएंगे, तो यहाँ पे इसको वो दे देते हैं थर्ड। आपको बता रखा है ये थर्ड का मतलब है कि हमें जो आंसर लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। और आई थिंक अब आप 12.1 का जो मेथड लगा के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी नहीं करना, अब आपको डायरेक्टली सब कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन, वही दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। y का कोएफिशिएंट देखो प्लस का है या माइनस का है, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट प्लस का है, तो ईजिली अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों हम इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसी 12.2 का, स्टिल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12.2 का क्वेश्चन आना उसके चांसेस काफ़ी कम है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 12.2 और 12.1 में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको थ्योरी गिवन होगा, उस थ्योरी की हेल्प से आपको जो है वो कंस्टेंट्स बनाने पड़ेंगे जस्ट, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेकंड ये ट्राई कर लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बच्चों इसमें भी आपको दे रखा है 1 काइंड ऑफ केक, मतलब यहाँ कुछ पहले टाइप का केक दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टाइप का केक है, और ठीक ऐसे ही आपका सेकंड टाइप का केक ये है। 2 टाइप के केक आपको दिए हुए हैं। सपोज़ आपका ये चॉकलेट केक है, राइट, और यहाँ पे ये आपका वनीला केक है, ठीक है। ये आपको 2 टाइप के केक्स यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ये जो फर्स्ट वाला टाइप का केक है इसको बनाने के लिए हमें फ्लोर चाहिए, मतलब आटा चाहिए। कितना आटा चाहिए, 200 ग्राम आटा चाहिए, ठीक है। और कितना फैट चाहिए, इसको बनाने के लिए हमें जो फैट चाहिए वो 25 ग्राम फैट चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड केक है, जो वनीला फ्लेवर का केक है हमारा, उसको बनाने के लिए फिर से हमें फ्लोर चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा, और ये कितना फ्लोर चाहिए होगा, 100 ग्राम फ्लोर चाहिए होगा। और इसको बनाने में फ़ैट चाहिए होगा, फ़ैट कितना होगा, 50 ग्राम फैट हमें चाहिए होगा। ये उसने क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको पढ़ना है क्वेश्चन को और उससे थ्योरी से जो है वो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। अब उसने दे रखा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड। हमें नहीं पता कि हमने कितने चॉकलेट केक बनाए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज़ हमने x जो है वो पैकेट्स बना लिए चॉकलेट केक के, और y जो पैकेट्स है वो हमने बना लिए वनीला केक के, राइट। तो हमने ये कंसिडर कर लिया। अब हमें ये पता है कि जब इसका एक पैकेट बनाते हैं तो उसमें इतना आटा चाहिए होता है और इतना फैट चाहिए होता है। और ठीक ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जब हमने एक पैकेट वनीला केक का बनाया तो हमने 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट थी आटे की और 50 ग्राम रिक्वायरमेंट थी हमारी फैट की। अब कितने कंसिडर किए हैं हमने एक्स जो पैकेट्स है वो चॉकलेट केक के कंसिडर किए हैं और वाई पैकेट्स हमने वनीला केक के कंसिडर किए हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने मैक्सिमम पैकेट्स बनेंगे, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट वाले के पैकेट्स हमने कंसिडर किए हैं x और दूसरे वाले के पैकेट्स कंसिडर किए हैं y, तो इसका मतलब टोटल कितने पैकेट्स हो गए हमारे पास, x प्लस वाई। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कितना आसान है देखिए। ठीक ऐसे ही आपको ये चेक करना है कि उसने ये दे रखा है कि आपके पास कितना
आटा अवेलेबल है, आगे उसने दे रखा है। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिल गया कि हमारा x प्लस वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, लेकिन उसने दे रखा है कि हमारे पास अवेलेबल कितना है, 5 किलोग्राम ही आटा अवेलेबल है और 1 किलोग्राम ही फेट अवेलेबल है। तो हमें पता है अच्छे से कि ऊपर हमने सारा पोस्टमार्टम कर लिया है, तो 5 किलोग्राम मैक्सिमम आटा अवेलेबल है। आटा जो है वो कितना है, मैक्सिमम 5 किलोग्राम है। और फैट कितना है, ये उसने दे रखा है, फैट जो है ना वो मैक्सिमम ही आपके पास 1 किलोग्राम का पैकेट ही है। और आपको दोनों टाइप के केक बनाने हैं। तो पहले तो मैं जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देता हूँ, z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ये टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे और z मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको आप बोलते हैं उद्देशीय फलन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इजीली बना लेंगे। फिर हमें बनाने कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स निकालने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, टोटल फ्लोर कितना लग रहा है, कितना आटा लग रहा है। हमें पता है कि एक पैकेट बनाया तो 200 ग्राम लग रहा है। जब x पैकेट बनाओगे तो सीधी सी बात है 200x लगने वाले हैं, 200x लगने वाला है। ठीक ऐसे ही वनीला में जब आपने एक पैकेट बनाया था तो 100 ग्राम आपको आटा चाहिए था। जब आप y पैकेट बनाओगे तो सीधी सी बात है और कितना आटा फिर रिक्वायर्ड हो जाएगा, आपको 100y जो है फ्लोर आपको रिक्वायर्ड होगा। तो ये टोटल आपका फ्लोर रिक्वायरमेंट है। और आपको पता है कि मैक्सिमम आपका जो है वो कितना आपके पास फ्लोर अवेलेबल है, 5 किलोग्राम अवेलेबल है। बाकी सारी यूनिट्स हमारी ग्राम की थी, तो इसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका टोटल फ्लोर रिक्वायरमेंट का जो है वो कंसिडरेशन हो गया या कंस्टेंट हो गया। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसे ही हमें फैट, जब हमने चॉकलेट केक का एक पैकेट बनाया तो हमें 25 ग्राम फैट चाहिए था। और ठीक ऐसे वनीला का हमें जब एक पैकेट बनाना था तो 50 ग्राम हमें वनीला के लिए जो है वो फैट रिक्वायरमेंट था। जब हम एक्स पैकेट बना लेंगे तो जब एक पैकेट में 25 लगे तो इसका मतलब फिर टोटल कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा, 25x का हो गया। ये तो चॉकलेट वाले केक में लगने वाला फैट होगा। एक पैकेट हम वनीला का बनाते हैं तो 50 ग्राम हमें फैट चाहिए था। अब यदि हम वाई पैकेट बनाते हैं तो पक्की बात है 50y हमें ये फैट रिक्वायर्ड होगा। तो टोटल इतना फैट लगेगा। अब भाई साहब फैट कितना अवेलेबल है आपके पास, आपको तो 1 किलोग्राम का ही पैकेट मिला था, तो इसका मतलब ये सारा टोटल 1000 से तो कम ही होना चाहिए। और ये फैट का कंस्टेंट हो गया। अब क्लियर है कि ये फर्स्ट कंस्टेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ये मेरा सेकंड कंस्टेंट हो गया। एक्स और वाई क्या थे, एक्स और वाई पैकेट्स थे। कोई भी पैकेट्स की संख्या नंबर नेगेटिव में नहीं होता, तो हमें ये मेंशन करना होगा कि भाई हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हम कंबाइंडली थर्ड बोलते हैं और इसका और कुछ मतलब नहीं होता। इसका मतलब इतना सा है कि हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी को सेलेक्ट करना है, राइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब बस ये तो हमारा पुराना जो प्रोसीजर है उसी से सॉल्व हो जाएगा। कंस्टेंट आपके पास मिल गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, सारा टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, सब कुछ वही करो। स्पेशली ध्यान रखें ग्राफ पे आपको स्केल ज़रूर मेंशन करना है। ग्राफ पर स्केल आपको ज़रूर मेंशन करना है। स्केल का मतलब क्या हो गया कि आप यदि ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर का यूनिट ले रहे हैं, 1 बॉक्स आपको 1 सेंटीमीटर कंसिडर करना है, आप यहाँ पे 1 ले रहे हैं, फिर 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं, डैश डैश ऐसे चल रहे हैं, तो इट मीन्स आपका एक्स एक्सिस ऐसे मेंशन होगा। एक्स एक्सिस पर आप जो है वो 1 यूनिट आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, राइट। अभी आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो इसका मतलब आपका 1 यूनिट जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको स्केल ज़रूर मेंशन करनी है। स्केल के अलग से जो है वो मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, तो उसको स्किप बिल्कुल ना करें। तो 12.2 का ये एक क्विक रिवीजन था। 12.2 में कुछ अलग नहीं है, आपको थ्योरी पढ़ना है अच्छे से, कंस्टेंट बनाने की ट्राई करनी है। कंस्टेंट बन जाएंगे तो 12.1 वाला ही मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये हमारा 12 चैप्टर का एक क्विक रिवीजन था। स्टिल आप जो है वो आपका जो है 11 चैप्टर है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, जो आपका 3D का चैप्टर है। फिर आपका 10th चैप्टर जो है वो वेक्टर्स का चैप्टर है, उनके एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए। ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और 12.1 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट स्टिल आपको 12.1 करना है, सॉरी 12.2 करना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।